बेटे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. Let us have a discussion. First of all, how the print culture spread in the world. First of all, we must understand what is print culture and what is its importance. Print culture क्या है, इसकी importance क्या है. आज हम जितने भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो भी लिखित रूप में है, रिटन वे में है, प्रिंटेड फॉर्म में है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है. चाहे हम ई बुक्स की बात कर लेते हैं, ई बुक्स जो कि मोबाइल में अवेलेबल है, जितने भी सर्कुलेट्स हैं, सर्कुलर्स वगैरह, कैलेंडर्स वगैरह, डायरीज, ठीक है ना, जितनी हमारी बुक्स हैं, ये क्या हमेशा प्रिंट होती रही है? नहीं, ये हमेशा प्रिंट नहीं हुई. देन लेट अस स्टडी कि इसकी प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई है. सबसे पहले प्रिंट कल्चर किन 3 देशों में आया. अगर 3 देशों की बात करें तो जहाँ पे प्रिंट कल्चर आया, देयर वर द 3 कंट्रीज जस्ट लाइक चाइना, जापान एंड कोरिया. दीज आर द 3 कंट्रीज. अगर हम चाइना की बात करें तो फिर हमें यहाँ पे देखना होगा कि चाइना में कौन कौन से फीचर कैसे डेवलप हुए. जैसे 594 AD में पहली बार बुक को प्रिंट किया गया, पहली बार. एग्जैक्ट ईयर, इस ईयर को बिल्कुल ऐसे याद रखना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है. उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि इसमें वुड ब्लॉक का भी जिक्र आता है. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? व्हाट इज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? लकड़ी के सरफेस के ऊपर चाहे अक्षर इम्बोज करके, चाहे उसके ऊपर वर्ड्स को कार्व करके, उसको इंक में डिप करके वर्ड्स, उसके बाद वो जो लकड़ी का सरफेस था, वुड ब्लॉक था, उसको इंक में डिप करके उसको किसी प्लेन पेपर के ऊपर उसको प्रेस किया जाता था. इस तरह से वर्ड्स इम्बोज हो जाते थे. तो इस तरह से शुरू में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जिक्र आया. अनदर आइडिया इज अकॉर्डियन बुक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डियन? एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे हारमोनियम होता है ना, उसमें इस तरह के स्टेप्स बने होते हैं, इस तरह के स्टेप्स. और बिल्कुल बुक को फोल्ड किया जा सकता था, बुक को ओपन किया जा सकता था, ठीक है ना. दोनों साइड से इसको स्टिच कर दिया जाता था, इसको दोनों साइड से स्टिच कर दिया जाता था. और ये अपने आप में एक, हम कह सकते हैं कि एक इस तरह की बुक जो बंद हो जाती थी, खुल भी सकती थी. अकॉर्डियन बुक्स आइडिया वाज आल्सो देयर. इस तरह से क्या हुआ कि ये जो नया कॉन्सेप्ट था किताबें छापने का, किताबों को प्रमोट करने का, इट वाज डेवलपिंग इन चाइना एट द टाइम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द कैलीग्राफी. बिल्कुल एकदम सेम हैंड राइटिंग. कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग. ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग था, ये उस समय चाइना में पॉपुलर हो रहा था. वी आर टॉकिंग अबाउट द 6th and 7th century AD. कैलीग्राफी बहुत बढ़िया किस्म की हैंड राइटिंग जो थी, जिसमें बहुत बढ़िया वर्ड्स, बिल्कुल लगता था कि बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स हैं. हैंड राइटिंग में फर्क समझ ही नहीं आता था. इतनी बढ़िया हैंड राइटिंग पे काम किया था चाइना के लोगों ने. लेकिन अगर हम और आगे बात करते हैं तो चाइना में फिर एक्सपेंशन कैसे हुई. चाइना में किताबें तो इस तरह की किताबें तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. आगे चेंजेस क्या हुए, चाइना में किताबें कैसे बढ़ी, तो इसमें रोल था इंपीरियल हाउस का. एक वर्ड आएगा इंपीरियल हाउस. इंपीरियल हाउस का मतलब शाही घराना. इंपीरियल हाउस, जबकि राजा ने, गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट जॉब लेगा तो उसको ये सिविल सर्विसेज का टेस्ट उसको पास करना होगा. सिविल सर्विसेज टाइप टेस्ट. अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो उसको टेस्ट पास करना होगा. उस टेस्ट का मतलब था स्टडी, और स्टडी का मतलब था बुक्स. नेचुरली किताबें पढ़ेगा, यानी कि स्टडी करने के लिए बुक्स स्टडी करने के लिए चाहिए थी. और स्टडी किसके लिए चाहिए थी? टेस्ट के लिए. अगर टेस्ट क्लियर करेगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. इसमें बहुत से लोगों ने टेस्ट क्लियर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया इस समय. इस तरह से बहुत सारी किताबें बढ़ी. किताबों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई चाइना में. दिस इज द नेक्स्ट फेज आई एम टॉकिंग अबाउट. किताबें बहुत ब्लूम कर चुकी थी. लेकिन अगर हम 16 से लेकर 18 सेंचुरी तक की बात करते हैं, 16 AD से लेकर 18 से AD के बीच में किताबें कैसे स्प्रेड हुई, लेट अस हैव सम डिस्कशन. फिक्शंस, जिसे हम मिथिकल स्टोरीज कह सकते हैं. एंथोलॉजी, इस तरह से कलेक्शन ऑफ पोएम के ऊपर भी काम किया गया. हर तरह से लिखने का काम, हर तरह से बहुत लेवल पे किताबें प्रिंट हुई. खासतौर पे जो इंपीरियल हाउस के ऑफिसर्स थे, मर्चेंट्स, उनकी वाइफ्स, जो लोग फ्री थे वो लिखने का काम कर रहे थे.
तो जब लिखा गया, प्रिंट किया गया, चाइना में किताबें बहुत ज़्यादा बढ़ी, चाइना में प्रिंट कल्चर बहुत डेवलप हुआ। हमें एक जगह का नाम याद रखना होगा, उस जगह का नाम था शंघाई। शंघाई वाज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द चाइनीज बुक्स, जहाँ पे चाइनीज बुक्स प्रिंट होती थी, सर्कुलेट होती थी, वहाँ पे इस तरह से किताबें जो है बहुत ज़्यादा चाइना में डेवलप हो रही थी। जी बेटे, when we are talking about the print culture in China and Japan, we must take some notice how the print culture reached in Japan. कहाँ से पहुँचा? नेचुरली चाइना से पहुँचा। जापान में सबसे पहले 768 AD में एक किताब पहुँची प्रिंट फॉर्म में, ठीक है ना, बट वो ज़्यादा सर्कुलेट हुई और वो 868 AD तक वो बुक जो थी, AD तक वो बुक जो थी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। दैट वाज नोन एज डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा एक बुद्धिस्ट बुक थी जिसमें बुद्धिस्ट कल्चर था, बुद्धिस्ट लिटरेचर था और वो प्रिंट फॉर्म में थी। आप पता है सबसे ज़्यादा आदमी कौन सी किताबें पढ़ता है? धर्म की किताबें पढ़ता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सी किताबें प्रिंट होती हैं आज भी? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो धर्म के ऊपर या साइंस के ऊपर, धर्म के ऊपर ज़्यादा किताबें प्रिंट होती। तो 868 में भी डायमंड सूत्रा जो किताब थी वो जापान में पहुंची। उसके बाद लाइब्रेरीज हर जगह बननी शुरू हो चुकी थी। लाइब्रेरीज के ऊपर बहुत सारी किताबें, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताबों के भंडार आ चुके थे। लाइब्रेरी में किताबें पहुंच गई, लोगों ने किताबों को अबंडेंटली अडॉप्ट करना शुरू कर दिया एंड द लेवल ऑफ द बुक्स वाज इंक्रीज इन द मार्केट। एवरीबॉडी वाज एबल टू गेट मैनी मोर बुक्स। तो बुक्स का दायरा बढ़ा, जैसे हम कह सकते हैं वुमेन के ऊपर बुक्स बनी, टी सेरेमनी के ऊपर बुक्स बनी, ठीक है ना, कल्चर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, एटिकेट के ऊपर किताबें प्रिंट होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और टी सेरेमनी, गैदरिंग, हर तरह की मतलब बढ़िया से बढ़िया किताबें वहाँ पे प्रिंट हो रही थी। और आप हैरान होंगे कि सबसे पहले अगर प्लेइंग कार्ड की जिक्र आता है वो भी यहाँ पे है। अगर पेपर करेंसी के यूज़ की बात आती है, चाइना जापान, ठीक है ना, दोनों का नाम आता है, पेपर करेंसी, प्लेइंग कार्ड, ये इन चीज़ों में भी जापान में। और सबसे बढ़िया बात कि अगर हम कहें कि कपड़े के ऊपर, ठीक है ना, प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ, तो प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ ये भी सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई? ये भी जापान में। So these are the features that we have discussed about the culture, how the flourishing culture was developing. आप ये देखें कि जापान अपने आप में कहीं ना कहीं चाइना का मुकाबला करता दिख रहा था प्रिंट कल्चर में, प्रिंट डेवलपमेंट में। एलिगेंट आर्ट ऑफ द प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड। दिस इज वी हैव डिस्कस्ड। बेटा हमने पढ़ा चाइना में प्रिंट कल्चर कैसे है, जापान में कैसे है, कोरिया की यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यूरोप में कैसे पहुंचा प्रिंट कल्चर, कहाँ से पहुंचा। चाइना अपने आप में कहीं ना कहीं, अगर चाइना से देखें ना, चाइना से अगर आप वेस्टवर्ड जाना शुरू करें तो वहाँ पे आएगा यूरोप और बाद में आएगा इंग्लैंड, ठीक है। तो चाइना से यूरोप का जो रास्ता बनता था दैट वाज बिलोंग टू सिल्क रूट। सिल्क रूट क्यों? चाइना ने जितनी बार भी चाइना ने जब जब अपना सिल्क पूरी दुनिया को बेचा तो उसने कभी ये नहीं पता लगने दिया कि सिल्क बनता कैसे है। और बिल्कुल ऐसा ही चाइनीज सिल्क को लेने के लिए यूरोपियन ट्रैवलर भी जाते थे, यूरोपियन मर्चेंट भी जाते थे, वो जुड़े हुए थे चाइना से। यहाँ तक कि इंग्लैंड, चाइना, एशिया, इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं सिल्क रोड से जुड़े हुए देश थे। तो यूरोप के मार्को पोलो ने सबसे पहले, यूरोप के मार्को पोलो का नाम आएगा, ठीक है, जो कि इटली का था, इटली के वेनिस का था, वेनिस। He was a traveler and in 1295 AD, ऐसे ऑलमोस्ट 700 साल पहले लगा लो, ठीक है, 600-700 साल पहले लगा लो। तो आप देखिए 1295 AD में मार्को पोलो वो कहाँ गया? वो चाइना गया और चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर आया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद जापान, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद यूरोप में किताबें फटाफट पब्लिश होना शुरू हुई। लेकिन क्या उससे पहले यूरोप के लोगों को पेपर के बारे में जानकारी थी? नो। तो फिर वो किस तरह का पेपर इस्तेमाल करते थे? आप बड़े हैरान होंगे, वो एक तरह का वैलम इस्तेमाल करते थे। वैलम, व्हाट वाज वैलम? इट वाज स्किन बेस्ड पेपर। स्किन, किसी भी एनिमल की स्किन को अच्छी तरह से रब करके, उसको क्लीन करके उसके ऊपर लिखने का काम किया जाता था। और जब इस तरह से लिखा जाता था तो
इनको लाइब्रेरी में रखा जाता था। ये जो वैल्यूम बेस्ड जो बुक्स होती थी, अगर लाइब्रेरी में रखा गया है, कोई मॉन्क्स जो क्रिश्चियन मॉन्क्स हैं उन्होंने स्टडी भी करनी है, उन्होंने धर्म का प्रचार भी करना है, तो आप ये सोचो कि अगर इस तरह से किसी अलमारी को खोला जाए, दम घुटना कितना किस तरह की स्मेल होगी, बड़ी स्टिंगी सी स्मेल एक तरह से। तो ये अपने आप में बड़ा ही ऑड था उन लोगों के लिए बुक्स को स्टडी कर पाना, क्योंकि उनके पास पेपर का नॉलेज ही नहीं था। दिस इज वेरी सिंपल, उनके पास पेपर का नॉलेज नहीं है, उनके पास बुक्स की जानकारी नहीं है, दे वर नॉट एबल टू स्टडी। लेकिन वो बुक्स तो प्रिंट करते ही नहीं थे ना, ये भी बात थी। तो फिर वो जब बुक्स नहीं प्रिंट करते थे तो क्या करते थे? सपोज एक बुक सेलर है, उसने क्या करना है? सपोज एक बुक सेलर है, उसने क्या करना है? उसने बुक सेलर ने बहुत सारी बुक्स, उसने बुक सेलर ने 50 स्क्राइब्स अपॉइंट करने हैं। स्क्राइब्स जो स्किल राइटर होते थे। सपोज लाइन में बैठे हुए लोग हैं, 50 पीपल आर सिटिंग एट ए प्लेस, एक रूम में बहुत बड़ी जगह पे, और वो बैठकर राइटिंग का काम कर रहे हैं, एक आदमी लिखवा रहा है। इस तरह से स्किल्ड जो राइटर होते थे, जो लिखने का काम करते थे, किताबें लिखी जाती थी। लेकिन क्या ये किताबें यूरोप के लोगों की डिमांड पूरी कर सकती थी? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेक द डिमांड्स फुलफिल, सो गोइंग टू बी वेरी टफ जॉब। इस तरह से यूरोप में किताबों की बहुत कमी थी, पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। ये कहते हैं कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो उसकी इन्वेंशन भी हो जाती है। इसीलिए बस ऐसा ही हुआ जब जर्मनी में सबसे पहले ग्यूटेनबर्ग ने, स्ट्रैट्सबर्ग ने, उसने एक पहली बार प्रिंटिंग बुक बनाई, प्रिंटिंग मशीन बनाई, और मशीन से प्रिंटेड बुक्स बननी शुरू हुई, और सबसे पहले 180 बाइबल बनी। नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, पार्ट 2। थैंक यू।